क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकिता चौधरी है। एजुकेशन कहाँ से ली है? मैंने अपने 10th की पढ़ाई कार्मल स्कूल से की है, बोकारो थर्मल, और उसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई अपनी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल बोकारो स्टील से किया है। उसके बाद मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कृषि विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई समाप्त की है। फिर मैंने MBA किया है फ्रॉम XISS रांची। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत थी जीविका में, सुल्तानगंज भागलपुर। एमबीए का क्या मतलब, फैकल्टी का था एमबीए में? रूरल मैनेजमेंट से मैंने अपना MBA किया है। एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है? हाँ। तो एग्रीकल्चर में अभी तक इंटरेस्ट है तो क्या क्या जानती हैं आप एग्रीकल्चर के बारे में? सर, एग्रीकल्चर में तो मैं जब स्नातक में थी तो मुझे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, उसके बाद कैसे फार्मर्स तक हम लोग टेक्नोलॉजी पहुंचा सकते हैं, उस बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। मगर जब मैंने MBA किया रूरल मैनेजमेंट से, तब मुझे ज्ञान हुआ कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है जिसके वजह से फार्मर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बहुत फील्ड विजिट भी किया। तो इन सब से मुझे ये लगता है कि जब मैं सिविल सर्विसेज में आई हूँ अभी, तो मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाऊंगी और मेरा स्टेक होल्डर्स जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन रहेगा। तो मैं उन लोगों के समस्या को जानने की पहले कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी तरह की समस्या हो, द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी डज नॉट लाई कि आप अपना सॉल्यूशंस इम्पोज कर रहे हो कि आपके पास ये सॉल्यूशन है, आप ये कर लो। वैसे मुझे नहीं लगता है कि बहुत चेंज आ पाएगा। रादर आप उनसे उनकी समस्या पूछो और उनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, मुझे लगता है उस पर काम करना चाहिए। अभी तक जो काम आपने करी है तो उसमें क्या लगा कि क्या इनके सामने प्रॉब्लम्स हैं किसानों के सामने? जी, तो मेरी जो वर्क एक्सपीरियंस रही है जीविका में, वो बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ मैंने काम किया है। तो महिलाओं को कृषि से जोड़ना, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम किया था, मशरूम प्रोडक्शन में काम किया था। तो समस्या ये आता है सर कि थोड़ा किसानों को हम पे विश्वास नहीं रहता है जब हम जाते हैं उनसे कहने कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, मशरूम प्रोडक्शन करिए, आप SRI कल्टीवेशन ऑफ राइस को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिए थे अपने क्षेत्र में। तो उन लोगों को विश्वास की कमी आती है। तो मुझे वो विश्वास वापस से एडमिनिस्ट्रेशन में उनका स्थापित हो पाए, मैं उसमें बहुत हद तक काम करूंगी सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर, विश्वास स्थापित करने के लिए दोनों पक्ष को आपस में मेलजोल स्थापित करना होगा। खुद से भी हमें, जैसे बहुत सारे एक्सटेंशन एजेंट्स हैं, उन लोगों के मदद से, बहुत सारा कम्युनिकेशन चैनल है, सिविल सोसाइटीज़ है, NGOs है, सबके मदद से पहले तो हमें रिसर्च मतलब फील्ड ट्रायल्स करना होगा, कुछ दिखाना होगा। जैसे कुछ प्रोग्रेसिव किसान हैं, उन लोगों के मदद से सारे लोगों को जोड़ना होगा, और मैं खुद भी शामिल होंगी कि ताकि मेरी जो आवाज़ है, आज मैं एम्पावर हुई हूँ, भगवान की कृपा रही है, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है। मैं चाहूँगी कि जो मैं एम्पावर हुई हूँ, मैं बाकियों को भी वो एम्पावरमेंट दे पाऊँ, ताकि वो अपने लिए समझ पाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन क्या है? ये सर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली हम लोग यही कहते हैं कि आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ मत करिए। जो भी है आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है उसकी स्वास्थ्य भी सही रहेगी, और प्लस अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत प्रदूषण भी है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद बिहार में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने की बात कही है, और उस पर काम भी चल रहा है। ऑर्गेनिक कैसे डेवलप करेगा? ऑर्गेनिक में क्या क्या यूज होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली आपको फार्म यार्ड मैन्योर्स यूज करना होता है सर, और कंपोस्ट यूज कर सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होता है, या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होता है। अगर बारिश नहीं हो तो उस स्थिति में फार्मर क्या करे? सर, अभी तो ये सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि क्रॉपिंग पैटर्न में अब हमें चेंज लाना होगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धान उगाने पे ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, मगर देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, इसके कारण सोइंग जो है वो डिले हो गया है।
और उसके कारण हार्वेस्टिंग ईल्ड सब इफेक्ट हो रहा है। तो अब क्या है कि आप अभी मिलेट मिशन चला हुआ है, तो आप मिलेट्स को ग्रो करिए कि जो भी बहुत ज़्यादा वाटर, जो बहुत ऐसा क्रॉप जो बहुत ज़्यादा पानी का जिसमें इस्तेमाल होता है, उससे अब थोड़ा हमें क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट करना होगा ताकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और फार्मर्स का इनकम भी बढ़े। ये सिविल सर्विस में जाने की इच्छा या उसके लिए कहाँ से तुमको उत्साह मिला और कैसे मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं हमें सर्विस कमीशन में जाना है और इसके माध्यम से लोगों को सेवा करनी है? सर मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा जो बेसिक मोटिवेशन था वो जब मैं जीविका में काम कर रही थी बिहार में, तो मैं महिलाओं के साथ काम किया करती थी और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि मैं बहुत अच्छे जॉब में थी, मुझे अच्छा खासा मेरी अच्छी खासी सैलरी भी थी और प्लस बहुत सम्मान भी लोगों से मिलता था। बट जब मैं किसी भी योजना, जैसे हमारा इंश्योरेंस वाला बहुत उस टाइम पे चल रहा था जब मैं वहाँ पोस्टेड थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो जब मैं वहाँ जाती थी, महिलाओं से बात करती थी, उनको अवेयरनेस करने की कोशिश करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं इस पद पे जो कार्यरत हूँ मैं सिर्फ महिलाओं तक पहुँच पाऊंगी। जब मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर लूंगी तो मेरा स्टेक होल्डर, जैसे सिर्फ महिलाएं नहीं, मैं पुरुष तक पहुंच सकती हूँ, बच्चों तक पहुंच सकती हूँ, उनके शिक्षा के बारे में सोच सकती हूँ, उनके लाइवलीहुड के बारे में, क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ये सारी चीज़ मेरी मोटिवेशन थी। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा रोल है कि मुझे था कि मुझे अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है और उनको बहुत प्राउड फील कराना है, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए क्या क्या करी आपने? सर मैंने तो घर से ही तैयारी किया है, सेल्फ स्टडी किया है और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो 3 फेजेस रहा है। मेरा ये मानना है कि हार्डवर्क, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है तो हार्डवर्क मोर और लेस सब करते हो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया, मगर जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनमें और मुझ में कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज का कोई अंतर नहीं होता। जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा भी बहुत लोगों को आता है। मगर सर थोड़ा हो जाता है एग्जाम में अपना टेम्परामेंट को मेंटेन करके रखना, कि आप अपने दिमाग को कैसे शांत रखें और आपको जो भी आता है आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पा रहे हो एग्जाम में। तो मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया। मैं हमेशा हर हफ्ते अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करते रहती थी सर। और थोड़ा मैं मानती हूँ कि डिसिप्लिन भी मैटर करता है। पर डे कितना स्टडी करते थे, कितना घंटा? ऐसा तो कोई फिक्स नहीं था, बट जब मैंने शुरू में तैयारी मैं जब स्टार्ट की थी तो मेरा हो जाता था 7 से 8 घंटे मैं पढ़ लेती थी। कभी कभी कम भी होता था, कभी कभी ज़्यादा भी होता था, तो वो डिपेंड करता है टारगेट और एग्ज़ाम कब है, कैसा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो करेंगे बच्चे, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या उन लोग को दिया जाना चाहिए कि भाई आप ऐसा करो जिससे सर्विस कमीशन में जा करके और बेहतर लोगों की सेवा कर पाओगे? पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मैं किसी को ऐसा कुछ मंत्रा दे सकती हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके वजह से मुझे सपोर्ट मिला। बहुत भगवान को मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरा सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मगर जो भी एस्पिरेंट है, आपको एक बात समझना होगा कि इस पूरे जर्नी में आपको बहुत लोग मोटिवेट करेंगे और सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और सब चीज़ रहता है, हमारे पास सोर्सेज भी मिला जुला कर एक रहता है। बट वो आप खुद ही है जो आप अपने आप को इस रास्ते से पार कर सकते हो, क्योंकि हर दिन आपको एक सेल्फ डाउट आएगा और हर दिन मन में लगेगा मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो हमेशा आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है पहली चीज, और हमेशा ऐसा सोचना है कि अब जब आप इस तैयारी में आ गए हो तो फिर अब क्या ही सोचना है, अब या तो करना ही है, किसी तरीके से करना है, चाहे अब आप खुश रह के करिए, दुखी रह के करिए, वो करना है आपको। और आपको हमेशा सोचना है कि दिस इज ओनली यू हु कैन सेल थ्रू दिस एंटायर जर्नी। तो हमेशा खुद पे विश्वास रखिए। हालांकि आई वुड से कि हमेशा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता रहेगा, ये जर्नी थोड़ा टायरिंग होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप हार्ड वर्क कर लोगे तो इट इज गारंटीड, या फिर मैं आपको कोई मंत्रा दे सकती हूँ। बट यस, आपको हमेशा पॉजिटिव तो बहुत रहना है, क्योंकि ये एग्जाम में मेंटल हेल्थ आपका इफेक्ट होगा। नो मैटर आप कितने भी ब्राइट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, मगर वो ऐसा कभी कभी टाइम आएगा जब आप चेयर पे बैठे हो। मेरा भी प्रीलिम्स सब क्वालिफाई हो रहा था, मगर ऐसा लगता था कि कभी कभी अपने आप आंख से आंसू आ रहा है। तो
वो सिचुएशन सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो इस जर्नी में, बट जो भी इस जर्नी को पार करेगा वो उसका सिलेक्शन सर ऑब्वियसली होगा हमेशा। आपकी फैमिली में हमें लगता है कि आप पहला बेटी होगी कि जो इस जगह पे पहुंच पाई है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सर मुझे पहले तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने मेरे माता पिता और मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है जिन्होंने मुझे बचपन से ही पढ़ाया है। आज तो मेरा सिलेक्शन हो गया है तो सारे लोग, अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैंने पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की या क्या किया। मगर सर जब मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ था, ऐसी बहुत बार लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है जब मैंने अच्छा नहीं किया है और मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा आज एग्ज़ाम हो गया तो मैंने कोई गलती नहीं की और मैं बचपन से हमेशा पढ़ाई की हूँ। मगर मेरा परिवार जो था सर वो हमेशा कभी भी मुझे डिमोरलाइज नहीं किया और उन लोगों का विश्वास था कि जैसे मैं पढ़ती थी तो मैं फ़ोन नहीं उठाती थी, जैसे फेस्टिवल भी हुआ तो मैं घर नहीं आती थी, पढ़ाई करती थी, तो उन लोगों को वो विश्वास था कि नहीं वो पढ़ ही रही होगी। जैसे मेरा रूम बंद रहता था तो मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार कभी ये नहीं था कि हाँ नहीं पढ़ रही होगी या कुछ ऐसा होगा। तो गलती पे जो तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गार्जियंस अगर कभी पीटते होंगे, पिटाई ही होगी नो डाउट, जो हर एक बच्चे पीटे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुमको क्या फील होता होगा उस वक्त? और अभी क्या लग रहा है कि मतलब अभी माता पिता ने जो पीटा या गार्जियंस ने जो डांटा, कहा कि ये काम नहीं करनी है, तो वो सब देखते हुए फिर तुम यहाँ तक पहुँच गई, तो कैसा फील कर रही होगी अभी? हाँ, मैं थोड़ा इस बात से डिसएग्री करूंगी। मैं ऐसी थी कि मुझे बचपन से, मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी मारा है। मगर और मैं बोलूं, मैं ये बताना चाह रही थी यही कि आज तो मैं ठीक है, मुझे रैंक आ गई है तो बहुत से लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, मगर मेरा परिवार जब मैं कुछ नहीं थी तभी भी उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है। तो इसलिए मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को देना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और तब मैं यहाँ तक पहुँच पाई। चलो ठीक है, अब मैं फिर पुनः बिहार की ओर चल रहा हूँ। बिहार में तुम्हारी पोस्टिंग तो बिहार में ही होगी, चूँकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तुम क्वालिफाई करी है। कौन सा स्थान आया है? मेरा रैंक 3 आया है। अच्छा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जहाँ कहीं भी पोस्टिंग होगी तो बिहार की जो स्थिति है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या आज की भी जो पोजीशन है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाओगे? सर मैंने पहले भी बिहार में काम किया है। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हो, हाँ। अगर मेहनत से, क्योंकि मैं समझती हूँ बचपन से मैंने श्रम का महत्व अपने परिवार से सीखा है, तो अगर आप श्रम से और ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हो तो जनता आपका हमेशा साथ देगी। और रहा बात पॉलिटिकल, जो आप बात कह रहे थे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, तो मुझे लगता है ऐसा, और मैंने देख भी रखा है ऐसा बिहार में कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उनके सामने कोई भी बाधा नहीं आई। और अगर कोई ऐसी बाधा आती भी है तो मैं बातचीत करके उसका हल करने की कोशिश करूंगी। जो कई जगहों पे, जहाँ कई जिलों में देखती होगी, सुनते भी होगी खबरों के माध्यम से कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं अगर प्रशासनिक जगह अगर मिल गया तो ऐसी स्थिति में कैसे उसको सल्टाओगे? सर क्राइम और जो भी प्रॉब्लम्स कभी आएगा तो वो हमेशा बातचीत से और लॉ एंड ऑर्डर की मदद से उसको सुलझाया जा सकता है। तो वो इंटेंट होना चाहिए हमारा, तो अगर वो हो जाएगा तो मुझे लगता है वो, अब तो बहुत स्थिति बिहार में सुधर भी चुका है। मैं रही हूँ वहाँ पे तो मुझे वैसी कोई समस्या हुई नहीं थी। मगर आपकी बात भी सही है कि वहाँ होता है, मगर ऐसा है हर चीज़ का सॉल्यूशन है सर। इसके आगे क्या योजना है? क्या केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तक ही लिमिट रहना है या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है तुम्हें? मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पहले तो मैं अभी जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी वहाँ मैं ईमानदारी से काम करते हुए यूपीएससी की तैयारी करूँगी, क्योंकि लाइफ में ग्रो करना चाहिए और मैं बिहार को अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ और साथ ही साथ मैं भारत में भी अपने देश के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, उसमें मेरा हमेशा प्रयास रहेगा।